नमस्कार, आप देख रहे हैं मंच फॉर लोकतंत्र और मैं लाल बहादुर। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा के ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने हमेशा शोषित वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हमेशा बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा। उन्हीं के स्मृति में बने इस पार्क में उनके साथियों और उनके विचारधारा से प्रेरित लोगों की तमाम स्मृति स्तंभ का निर्माण करवाया गया है और उनके विचारों के को दर्शाते हुए एक ऐसी दीवार का निर्माण कराया गया जहाँ पर उनके विचार लिखे हुए हैं। हम आज उन्हीं से परिचित कराने के लिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे रहे उनके साथी और कौन-कौन थे। आइए नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की संदेश पट्टिकाओं एवं 6 निकट सहयोगियों के स्मृति स्तंभों का अनावरण माननीय श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बुधवार दिनांक 23 मार्च 2005 को संपन्न हुआ। और उनके विचारों को हम शुरुआत कर रहे हैं दिखाने के लिए। जैसे कि देखिए, धर्म और राजनीति का रिश्ता बिगड़ गया है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। धर्म श्रेयस की उपलब्धि का प्रयत्न करता है, राजनीति बुराई से लड़ती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनके दूसरे विचार हैं, ऐ भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन दो। और इसी क्रम में ये तीसरा इनका विचार लिखा हुआ है, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, लोग मेरी बात सुनेंगे ज़रूर लेकिन मेरे मरने के बाद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के ये कथन हैं और इसको जो है एक स्मृति के रूप में यहाँ पर लगाया गया है, जिससे हमारे युवाओं को यहाँ पर आने वाले देखने वालों को पढ़कर उनसे कुछ सीखने को मिले। मैं चाहता हूँ कि लोग एक अच्छा जीवन मान प्राप्त करें, लेकिन ऐसा ना हो कि जीवन स्तर के लिए कालीनों और कुर्सियों के गुलाम बन जाएँ। कितनी बड़ी-बड़ी बातें छोटे शब्दों में या छोटे से एक लाइनें जो बन जाती हैं, उसमें कितनी बड़ी-बड़ी बातें कहा है उन्होंने, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये तीसरा, चौथा ऐसे ऐसे इनके विचारों की पूरा एक दीवार बनी हुई है, जिस पे उनके विचारों को दर्शाया गया है। और आगे हम अभी उनके 6 सहयोगी एक-एक क्रमशः हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इस समय ये पहला स्तंभ स्मृति स्तंभ है, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा बद्री विशाल पित्ती जी का ये स्तंभ बना हुआ है उनकी स्मृति में। ये वे 1955 से 56 की समाजवादी की पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। वे हैदराबाद के संपन्न पित्ती परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया के 1942 के कर्मठ योगदान से प्रभावित होकर युवा काल में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें राजसी परिवार का ठाट-बाट कभी रास नहीं आया। उन्होंने सहज जीवन जीकर अपना वैभव व संपत्ति गरीबों की सेवा और समाजवादी आंदोलन को समर्पित कर दी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ-साथ हैदराबादी निजामशाही के विरुद्ध सभी आंदोलनों में सक्रिय भूमिका अदा की। उन्होंने तेलंगाना राज्य बनाओ आंदोलन, मजदूर किसान आंदोलन और सबसे आगे बढ़कर अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और दर्जनों बार लंबी जेल यात्रा की। दर्जनों मजदूर संगठनों के अध्यक्ष रहे। पित्ती डॉक्टर लोहिया से लेकर चौधरी चरण सिंह तक सभी शीर्ष नेताओं के निकट विश्वास पात्र रहे। सन 1992 में श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में नए सिरे से समाजवादी आंदोलन संगठित हुआ, तो उन्होंने आगे बढ़कर इस मुहिम में साथ दिया। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों को अग्रसर करने के लिए साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया। हैदराबाद से कल्पना नाम की पत्रिका का प्रकाशन कराकर अनगिनत प्रगतिशील लेखकों और कवियों को प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा संचालित त्रिवेणी नामक संस्था हैदराबाद की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। मकबूल फिदा हुसैन की दुर्लभ कलाकृतियों को प्रारंभिक काल में आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण सहयोग था। उन्होंने नवहिंद प्रकाशन के जरिए डॉक्टर लोहिया के सभी विचारों को संग्रहित, संकलित, प्रकाशित तथा प्रचारित किया। उनकी कर्मठता का ही फल था कि 1967 की विधानसभा में समपोसपा के टिकट पर
हैदराबाद से महाराजगंज सीट से वहाँ की जनता ने उन्हें आंध्र विधानसभा में भेजा। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुमुखी योगदान था। ऐसे समर्पित समाजवाद के प्रहरी को हम नमन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहली स्मृति पट्टिका है, श्री बद्री विशाल पित्ती जी के नाम पे है और उनके बारे में भी इसमें दर्शाया गया है। और अभी हम कोशिश करेंगे कि और दूसरी स्मृति स्तंभ भी आप समाज के अंतिम आदमी के सेवक, ये शीर्ष में लिखा हुआ ये स्मृति स्तंभ जो है मामा बालेश्वर दयाल के नाम पे यहाँ पे स्थापित है। और इनके बारे में जो इसमें दर्शाया गया है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के निवाड़ी कला गांव में उनका जन्म हुआ था। इटावा के राजकीय इंटर कॉलेज में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उनका प्रारंभिक जीवन घरेलू कृषि कार्यों में बीता, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उन्होंने आदिवासी समूहों के शिक्षण कार्य को प्रारंभ किया। सन 1937 में ही रतलाम मध्य प्रदेश के बामनिया गांव के कोल भील और संस्थानों के शिक्षण और सामाजिक सेवा के लिए एक आश्रम खोल लिया और संपूर्ण जीवन उन्हीं की सेवा में बिता दिया। वे प्रारंभ से ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़े रहे और 1953 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। जब समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को दल से अनुशासन की कार्यवाही कर निकालने लगा तो बालेश्वर दयाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और 1954 में नए सिरे से समाजवादी पार्टी की स्थापना करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ उनका पूरा सहयोग किया। 1957 में वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। 1973 में फिर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। उन्हीं की अध्यक्षता में संपोपा का भारतीय लोकदल में विलय हुआ। समाजवादी आंदोलन को चौधरी चरण सिंह के निकट संपर्क में लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1977 से 1984 तक वे संसद में राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने कृषि ग्राम विकास के संबंध में अनेक पुस्तिकाएं लिखी। उन्हीं के लोक शिक्षण का असर था कि राजस्थान व मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में समाजवादी आंदोलन का व्यापक असर था। समाजवादी आंदोलन के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़े रखने में उनकी अहम भूमिका थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 1994 में उनकी आदिवासी सेवाओं के लिए नागरिक अभिनंदन किया। समाजवाद का अलग उन्होंने जीवन पर्यंत जलाए रखा और ये उन्हीं के स्मृति में ये स्मृति स्तंभ है जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पार्क के अंदर स्थित है। और ये तीसरा आप देख पा रहे हैं, ये तीसरा स्मृति स्तंभ है समाजवादी आंदोलन के संघर्ष पुत्र जिनका राजनारायण के नाम से ये स्मृति स्तंभ बना हुआ है। राजनारायण के बारे में दिखाया गया कि राजनारायण का जन्म वाराणसी जिले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव गंगापुर के प्राथमिक पाठशाला में हुई थी। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA एवं LLB की डिग्रियां प्राप्त की। वे एक जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ उनका युवा मन आंदोलित रहता था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1942 में महासंग्राम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नौजवानों को राजनारायण ने प्रेरित कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में युवा आंदोलन को व्यापक पैमाने पर संचालित किया। लंबे भूमिगत जीवन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। 1952 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और विधानसभा में समाजवादी विधायक दल का नेता होने के कारण प्रथम नेता विरोधी दल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए गए कई आंदोलनों में जेल गए। उन्होंने सशक्त नेतृत्व लेकर काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों से अंग्रेजी बादशाहों की मूर्तियों को हटाने का आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने लंबी जेल यातना दी गई। सन 1957 तथा 1964 के चुनाव में फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र से राज्यसभा के सदस्य बने। 1963 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने व राज्यसभा में संघर्षों के प्रतीक बन गए।
1971 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने श्रीमती गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और उनकी याचिका को माननीय हाई कोर्ट ने स्वीकार किया। 1975 के आपातकाल के दौरान वे नज़रबंद कर दिए गए। 1977 में लोकसभा के लिए रायबरेली से जीते और भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। राजनारायण का जीवन संघर्षों की लंबी दास्तान है। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर समाजवादी आंदोलन और गरीब जनता को समर्पित भाव से सेवा की। समाज उनकी स्मृति को प्रणाम करता है। ये आपका तीसरा स्मृति स्तंभ था, जो कि राजनारायण जी के योगदान और उनके जीवन की झांकी के रूप में यहाँ पे स्थापित है। और चौथे स्तंभ देख पा रहे हैं, ये चौथा स्तंभ है, स्मृति स्तंभ, जो कि कर्पूरी ठाकुर जी के स्मृति में यहाँ पे स्थापित किया गया है। और उनके बारे में दर्शाया गया है कि वो 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित हुई, तब से इस आंदोलन के साथ जुड़े। बिहार राज्य के शाहपुर पटोरी सीतामढ़ी के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने अपने पुरुषार्थ को जगाकर बहुसंख्यक गरीब समाज का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। बिहार के समाजवादी आंदोलन के संस्थापकों में से एक श्री रामानंद मिश्र के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वे समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ता बने। बाद में वे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विश्वास पात्र साथियों में हो गए। 1952 के प्रथम चुनाव में ही वे बिहार जैसे जाति प्रधान राजनीतिक राज्य में विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सदस्य चुने गए और विधानसभा का चुनाव जीवन पर्यंत 1985 तक कभी नहीं हारे। 1963 के बिहार के चुनाव के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उस सरकार में कर्पूरी ठाकुर बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। 1970 में फिर से संयुक्त दलों की सरकार बनी। उसमें श्री ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए। 1971 में पूना के संसोपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से 1974 में छेड़े गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन में अगली कतार के नेताओं में थे। 1957 में देश के आपातकाल के विरुद्ध चलने वाले आंदोलन का सफलतापूर्वक भूमिगत रहकर संचालन किया। इसलिए आपातकाल के बाद 1977 में वो लोकसभा के सदस्य चुने गए। किंतु 4 महीने के बाद जब राज्यों की विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए तो बिहार प्रांत के फिर से मुख्यमंत्री बने। 1980 से 1985 के दौर में बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल रहे। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षों के इतिहास से भरा है। वे भारतीय समाज के दबे पिछड़े कमजोर वर्ग के पुरुषार्थ के प्रतीक थे। समाजवादी आंदोलन को ऊंचाई देने में उनका योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। ये चौथा स्तंभ था, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पांचवा स्मृति स्तंभ है। किसान और गरीबों के हित के संरक्षक राम सेवक यादव जी का ये स्मृति स्तंभ है। और उनके बारे में बताया गया कि श्री राम सेवक यादव का जन्म 2 जुलाई 1926 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के ताला गांव में हुआ था। उन्होंने प्राइमरी स्तर की पढ़ाई बेहदा स्कूल तथा मिडिल स्कूल की पढ़ाई चिन्हट लखनऊ के स्कूल में की। बाद में राजकीय विद्यालय बाराबंकी से हाई स्कूल पास कर राजनारायण डिग्री कॉलेज लखनऊ से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। छात्र आंदोलन में 1951 में जेल गए और 1953 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा संचालित किसानों के आंदोलन के सिंचाई दर बढ़ाए जाने के विरोध में जेल गए। 1954 के आंदोलन में बाराबंकी जेल में रहे तथा किसानों से वसूली जाने वाली मालगुजारी के विरोध में आंदोलन किया। 1956 में बाराबंकी से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहली बार सदस्य बने। बाराबंकी जिला समाजवादी पार्टी के अनेक पदों पर 1951 से 1955 से तथा 1956 तक रहे और 1957 के चुनाव में बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से संसद के सदस्य चुने गए। वे 1967 में फिर से लोकसभा के सदस्य बने और लोकसभा में संसदीय दल के नेता चुने गए। 1967 में तीसरी बार लोकसभा के सदस्य बने। 1964 में वाराणसी से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया।
वे 1970 में उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। उन्होंने पार्टी के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश के सभी पदों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे 1974 के विधानसभा चुनाव में बाराबंकी के रुधौली क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने और विधानसभा में वे चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उपनेता पद को सुशोभित किया। उन्होंने सदस्य की हैसियत से विश्व के अनेक देशों की यात्रा की तथा देश और प्रदेश के शोषित, पीड़ित एवं किसानों की उन्नति के लिए अनेक संघर्ष किए। समाजवादी आंदोलन के समर्पित नेता के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाएगा। ये 5वां स्तंभ था, जो कि राम सेवक यादव जी के नाम पर यहाँ पर स्थापित है और उनके बारे में यहाँ जो बताया गया था आप देख चुके हैं। अगला 6वां स्तंभ की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 6वां स्तंभ राष्ट्रीय आंदोलन और संसद के श्रेष्ठ योद्धा मधु लिमये जी के नाम पर यह स्थापित है स्मृति स्तंभ। और उनके बारे में बताया गया कि मधु लिमये का जन्म 1 मई 1922 में पुणे में हुआ था। वह 18 वर्ष की उम्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल चले गए। उन पर अपने समय के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेता SM जोशी और साने गुरु जी के व्यक्तित्व की छाप पड़ी। गांधी जी के आह्वान पर 1942 के करो या मरो के संघर्ष में मधु जी ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया और गिरफ्तार हुए। देश की आज़ादी के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से वे गोवा के पुर्तगाल शासन से मुक्त कराने के आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन्होंने गोवा आंदोलन में 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। पुर्तगालियों के दुशासन में युवा मधु लिमये की कैद में बर्बर ढंग से पिटाई की गई, जिससे उन्हें गोवा जेल में ही दमा रोग ने जीवन पर्यंत के लिए पकड़ लिया। 1953 में वे प्रजा समाजवादी पार्टी के सचिव थे। उस समय जय प्रकाश नारायण ने सभी एशियाई देशों के समाजवादियों को में एकजुटता कायम करने के लिए बर्मा की राजधानी रंगून में एशियाई सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में मधु लिमये को सचिव नियुक्त कराया था। 1964 में बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र से भारत की लोकसभा के सदस्य बने। 1967 में दोबारा वहां से चुने गए। 1972 में मुंगेर की पड़ोसी लोकसभा सीट बांका से उपचुनाव जीतकर तीसरी बार लोकसभा में पहुंचे। 1975 में आपातकाल की घोषणा होने पर नज़रबंद कर लिए गए। चूँकि आपातकाल लगाकर लोकसभा की अवधि 1 साल बढ़ा दी गई, इसीलिए उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। 1977 में फिर लोकसभा के सदस्य हुए। वह सत्ताधारी जनता पार्टी के महामंत्री मनोनीत हुए। सांसद रूप में मधु लिमये की गतिविधियां संसदीय इतिहास का स्वर्णाक्षरों में किया हुआ हस्ताक्षर है। एक संसदीय योद्धा के रूप में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। उनका चंपा लिमये से अंतर्जातीय विवाह हुआ था। चंपा जी मुंबई के महाविद्यालय में संस्कृत की प्रवक्ता थीं और मधु जी के संसदीय राजनीतिक कार्यों में आजीवन निष्ठापूर्ण हाथ बटाती रहीं। ऐसे त्यागी, निष्कलंक, समर्पित समाजवादी नेता की स्मृति को नमन किया जाता है। जैसा कि हमने आपको दिखाने की कोशिश किया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, जिन्होंने जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के करीबी कहे, आप यूँ कह लीजिए कि उनके करीबी रहे और उनके विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित रहे और उन्होंने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जीवन पर्यंत अपना योगदान दिया। और उन्हीं को याद करने के लिए और आने वाले समय में और लोगों के बीच उस विचारधारा को फैलाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क के अंदर इन स्मृति स्तंभों की स्थापना की गई है। और उन समाजवादी विचारधारा के महापुरुषों के बारे में भी उनको उसमें दर्शाया गया है कि उनका जीवन पर्यंत कैसे उन्होंने योगदान दिया अपना, कैसे उनका संघर्ष रहा और उनके बारे में बहुत कम शब्दों में दर्शाया गया है, जिससे उनके बारे में लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। और आपने देखा। और
अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और इसी तरह आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।